कहाँ तक हो गया था? तो वो संकुलन प्रभाज बता रहे थे ना, संकुल का घनत्व किसका किसका बता दिए थे, पहला और दूसरा बता दिए थे, तीसरा बोले थे घर से लगा के आने के लिए। कितना आया तीसरे में? 74.03 चलो ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। तीसरी हेडिंग लिखो अपने नोट में। कौन कौन नहीं लगा के आया? कितना आया? 75 आ गया। चलो लिखो। तीसरी उसमें दूसरे में कहां तक लिखे थे? कहां तक लिखे हो? बस रिक्तियां लिख लिए थे ना। तीसरा लिखो एफसीसी के लिए। एफसीसी के लिए पहला नंबर, मतलब उसके नीचे लिखना शुरू करो। इकाई सेल में घटक कणों की संख्या Z बराबर, इकाई सेल में घटक कणों की संख्या Z बराबर एफसीसी के लिए पैकिंग निकालना है हमको, संकुलन का घनत्व निकालना है ना। तो Z बराबर कितना? 4। फिर घटक कण का आयतन, नीचे लिखेंगे घटक कण का आयतन Vs बराबर 4/3 पाई r क्यूब। घटक कण का आयतन Vs बराबर 4/3 पाई r क्यूब हो गया। उसके बाद इकाई सेल का आयतन Vc बराबर a क्यूब हो गया। अब देखो, क्योंकि एफसीसी में R व A में संबंध क्या मिला था? R बराबर A/2√2। अगर यहाँ पे A की वैल्यू निकाला जाए तो भिन्न खत्म हो जाएगी, 2 करड़ी में 2R आ जाएगा, आएगा ना। अब सूत्र क्या है? संकुलन प्रभाज बराबर, क्या सूत्र है जी? आगे ध्यान देना, मारेंगे भी दांत टूट जाएगा तुम लोग का। Z गुणा Vs गुणा 100 बट्टे क्या? Vc। मान रखो, देखो बराबर Z का मान तो रखना है 4, Vs का मान रखना है 4/3 पाई r क्यूब और गुणा कितना? 100। नीचे Vc का मान रखना है a क्यूब, a की वैल्यू रख दो, क्या होगा? ऊपर देखो 4 चौका कितना हो गया? 16 और गुणा पाई गुणा r क्यूब गुणा कितना? 100। और देखो ये 3 नीचे बट्टे में था तो नीचे आ गया, हो गया। और गुणा a की वैल्यू लिखना है हमको 2 करड़ी में 2r, 2 करड़ी में 2r का क्यूब। अब हम देख सकते हैं, अगर हम करड़ी में 2 का क्यूब निकालें तो करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2 अर्थात 2 करड़ी में कितना आएगा? 2 आएगा ना। ध्यान से देखते जाओ। अब 16 गुणा पाई गुणा r क्यूब गुणा 100
बटे 3 गुणा ये 2 का कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और करड़ी में 2 का कितना होगा, 2 करड़ी में 2 और आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, कटेगा ना। अब क्या होगा, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, पाई का मान रखो 3.14 गुणा कितना 100 बटे 3 गुणा इसका मान रखोगे 1.41 रखोगे ना। ऊपर नीचे किसका गुणा करा दिया जाए, 100 का गुणा करा दिया जाए तो ऊपर 314 गुणे 100 हो गया और नीचे 3 गुणा 141 हो गया ना। तो क्या करें, 141 से ये सरल होगा, नहीं होगा। चलो गुणा करा लो, पूरा एक के साथ भाग दे दिया जाएगा। 314 के आगे 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 चौका 12 को 2, उसके बाद 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 1 4, मतलब 31,400 में हमको 423 का भाग देना है। भाग दे देते हैं सीधे सीधे। चौहत्तर 74.23 आ रहा है, सही है। 74.23 ये हमारा संकुलन प्रभाज हो गया। इसके बाद रिक्तियां निकाल दो, इसलिए रिक्तियां कैसे निकलेंगी, 100 माइनस 74.23 अर्थात 25.77 ना, 77%। नोट कर लो। तो इस तरह से इसकी जो तीनों पैकिंग हुई है, इन तीनों में याद रखना है कि कितना स्थान भरा है और कितना स्थान खाली है। ये सवाल तुमसे पूछा जाता है सीधे सीधे 1 नंबर में या पूरा विस्तार करके, ध्यान में रखे रहना इस बात को, याद रखना। इससे तुम्हारा काम और कुछ हो सकता है, कुछ इसमें मान लो अलग चीज पूछ दिया तो वो भी निकाल सकते हो। अब नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल देना। ऐसा हम कह सकते हैं कि FCC, एक मिनट पहले FCC में संकुलन प्रभाज कितना होता है, 52.33 है ना, 52.33%, 52.33%, कॉमा BCC में कितना होगा, कितना था, 67.9%,
BCC में 67.9% और FCC में 74.06 74.06% या 74.06% या 74.23%, 74.06% या 74.23% होता है। अब देख रहे होगे हमारे सवाल में 74.23% आया, फिर भी हमने 74.06 क्यों लिखवाया? क्योंकि जो हमने यहाँ पे करनी में 2 का मान रखा है, देखो 1.41 रखा है ना। अभी अगर 4 स्थान तक रख दें तो वही मान बदल के 74.06% हो जाता है। ठीक है, बस यही अंतर है, कुछ अंतर अधिक नहीं है। तो एग्जाम में जो भी देगा 74.06 देता है तो इस पे लगा दो, 74.23 देता है तो इस पे लगा दो। ठीक है, इसलिए दोनों याद रखे रहो, क्योंकि किताब के हिसाब से जो माना वो 1.41 रख के माना है, लेकिन हमने जो लगाया 1.41 रख के लगाया है, इसलिए मान में थोड़ा सा अंतर है। दोनों नहीं दे सकता है, ऐसा करेगा ही नहीं। चलो ठीक है, जहां से हमको इनका संतुलन प्रभाव पता चल गया। अब पैकिंग तक तो हम पढ़ लिए हैं। ये जितना पढ़े अभी आदर्श पैकिंग की स्थिति है ये, लेकिन वास्तव में कोई भी पदार्थ आदर्श होता नहीं है। ठीक है ना, उनमें कुछ न कुछ गलतियां अवश्य होती है। चाहे कोई भी पदार्थ ले लो, उसमें गलतियां तो अवश्य ही होती हैं। आदमी में भी गलतियां होती है तो पदार्थ में तो गलतियां जाहिर सी बात है। पदार्थ में हम कभी 100% शुद्ध लिखते नहीं है। तो इसीलिए अब जो गलतियां हैं, अर्थात जो ठोसों की पैकिंग हुई, कहने का मतलब जो कण इस तरह से व्यवस्थित हुए ठोस के, इनमें भी कुछ कमी होती है। क्या कमी होती है? अगर किसी ठोस का ये पैकिंग है तो उसके सभी कण एक समान होंगे ना। निविड़ संकुलन पढ़ते समय हमने पढ़ा था समान गोले पढ़े थे, तो मतलब सब समान होने चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग आ जाता है। दिखाई दे रहा है, अलग आ गया, यही दोष हो गया। कभी कभी क्या होता है, बीच में से ये कुछ गायब हो जाएगा और अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से भी इनकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो चाहे जिस भी प्रकार से इनकी स्थिति बदले, उसे हम ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। तो क्या कहेंगे? किसी भी ठोस की क्रिस्टल संरचना में, किसी भी ठोस की क्रिस्टल संरचना अर्थात जालक में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। तो अब अगली हेडिंग हमको यही पढ़नी है। लिखो हेडिंग, ठोसों में अपूर्णता या दोष। वेरी इंपॉर्टेंट। ठोसों में अपूर्णता या दोष। हो गया? इसकी परिभाषा लिखो। किसी भी ठोस के क्रिस्टल जालक में, किसी भी ठोस के क्रिस्टल जालक में किसी भी ठोस के क्रिस्टल जालक में
घटक कणों के निश्चित और नियमित क्रम में, घटक कणों के निश्चित और नियमित क्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, निश्चित और नियमित क्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हो गया, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। हो गया, ये ध्यान में रखना है। तो यहां से अपूर्णता या दोष की परिभाषा हो गई। अब ये कितने प्रकार का होता है हमको ये पढ़ना है। मान लो यहाँ पे दोष कैसे कैसे हो सकता है। ये जो ठोसों की पैकिंग हुई है, कभी ऐसा हो जाए कि एक कण ही इसमें से गायब हो जाए, ठीक है ना, ये भी दोष हो गया, क्योंकि इसके निश्चित और नियमित क्रम में परिवर्तन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चाहे कैसे ही परिवर्तन हुआ उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो गायब हुआ उसके स्थान पे कोई दूसरा आ जाए, तब भी दोष हो गया। वही आया होता तब तो दोष नहीं होता, कोई दूसरा आ गया, दोष हो गया। कभी कभी क्या होता है, ये यहां से हट जाता है और इसके जो बीच में स्थान दिख रहे हैं ना, वहां पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के दोष बन जाएंगे। अब इन्हीं प्रकारों को हमको पढ़ना है, इनको विशेष नाम दिया गया है। उन नाम के आधार पे दोष तुमसे पूछे जाते हैं, जैसे शाटकी दोष क्या है, फ्रैंकिल दोष क्या है। ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है दोष में, ठीक है। शाटकी दोष क्या है और फ्रैंकिल दोष क्या है, किसमें किसमें पाया जाता है, उदाहरण भी कभी कभी पूछ लिया गया, तो वो हम लोग लिखते हैं नीचे। हेडिंग, अपूर्णता या दोष के प्रकार। अपूर्णता या दोष के प्रकार। अपूर्णता या दोष के प्रकार। हो गया, इसमें लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर बिंदु दोष, दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉनिक दोष, तीसरा नंबर रेखीय दोष। बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, रेखीय दोष। हो गया।
यहाँ चैप्टर में हमको केवल बिंदु दोष ही पढ़ना है, ठीक है। हमने देखा पीछे जब इकाई सेल पढ़ रहे थे तो जो घन हमने बनाया सभी कोनों पर एक बिंदु दिखा रहे थे या छोटा गोला दिखा रहे थे। हमने वहां पे एक बार चर्चा भी किया था और शायद लिखवाए दिए होंगे, नहीं लिखवाए होंगे तो चर्चा तो अवश्य किया गया था कि ठोसों में जो घटक कण है या उसके परमाणु हैं उसको बिंदु से या गोले से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका नाम है बिंदु दोष, अर्थात ये जो घटक कण हैं इनके कारण ही उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हमने जो प्रकार बताया ये सब बिंदु दोष ही थे, क्योंकि घटक कण हट गया अर्थात बिंदु हट गया, कोई दूसरा घटक कण आ गया अर्थात कोई दूसरा बिंदु आ गया, घटक कण अपने स्थान से हट के दूसरी जगह पे चला गया अर्थात बिंदु अपने स्थान से हट के दूसरी जगह पे चला गया। तो ये सारे के सारे बिंदु दोष ही हैं और इसी को हमको पढ़ना है। इस बिंदु दोष को हम परमाणुविक दोष भी कहते हैं, क्योंकि घटक कणों अर्थात परमाणुओं को बिंदु माना गया इसमें, ठीक है। जब हम कोना बना रहे थे तो यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे सब बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था, जितना इकाई सेल बना था, तो ये ध्यान दिए। तो हमको पढ़ना इसमें हेडिंग इसे लिखो, केवल पहला ही पढ़ना है, वही हमारे पाठ्यक्रम में है, बिंदु दोष या परमाणुविक दोष। बिंदु दोष या परमाणुविक दोष। हो गया? अब लिखो क्रिस्टलीय ठोसों में इस प्रकार का दोष, क्रिस्टलीय ठोसों में इस प्रकार का दोष क्रिस्टलीय ठोसों में इस प्रकार का दोष हो गया। क्रिस्टल के घटक कणों, क्रिस्टल के घटक कणों, कोष्ठक में लिख देना धनायन या ऋणायन, क्रिस्टल के घटक कणों, कोष्ठक में धनायन या ऋणायन, कोष्ठक बंद, के अपने स्थान को छोड़ने से उत्पन्न होता है, अपने स्थान को छोड़ने से उत्पन्न होता है, अपने स्थान को छोड़ने से उत्पन्न होता है। हो गया? कहने का मतलब जो क्रिस्टल के घटक कण हैं वो अपना स्थान छोड़ देंगे तो बिंदु दोष उत्पन्न होगा। अब अपना स्थान छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, छोड़कर बाहर भी निकल सकते हैं, तो उनका स्थान कोई दूसरा ले लेगा, या तो कोई बाहर से अंदर भी आ सकता है, जैसे यहाँ बीच में दिख रहा है ना, तो बाहर से अंदर भी आ सकता है और अंदर ही इधर उधर घूम सकते हैं। अब उनका जो बैलेंस होगा कैसे होगा ये भी हमको देखना है, ध्यान दिए रहना। कोई निकला तो उसकी जगह पे जो आएगा उसी प्रकार का आवेशित होगा, बैलेंस तभी बना रहेगा, नहीं तो पता चला ठोस आवेशित हो जाएगा। उसके बाद कोई निकला, अगर कोई नहीं आया तब अंदर ही कोई आवेश बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात को भी ध्यान में रखना है। तो आवेश कैसे संतुलन में होगा ये भी लिखना पड़ेगा तुम्हें, ये नहीं केवल अगर पूछा गया कि साक्षी दोष क्या है लिखो तो साक्षी दोष की परिभाषा लिख के छोड़ दो, उसमें यह भी बताना है कि ये दोष जब उत्पन्न हुआ फिर भी ठोस उदासीन रहता है, क्यों उदासीन रहता है ये भी समझाना पड़ेगा। तो मान के चलो 5 से 6 लाइन तुमको लिखना पड़ेगा और उसमें एक चित्र बना दोगे तो आसानी से तुम 2 नंबर पा जाओगे। टिप्पणी पूछी जाती है, साक्षी दोष पर टिप्पणी लिखो, 4 या 6 नंबर की टिप्पणी तुमको मिलेगी।
तो अभी इसके आगे एक चैप्टर है पृष्ठ रसायन, ज्यादा करके टिप्पणी उसी चैप्टर से मिल जाती है, लेकिन यहाँ से भी टिप्पणी लेते हैं पूछने के लिए। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। हो गया जी? नीचे लिखो इसके, यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला नंबर स्टाइकियोमेट्रिक दोष। पहला नंबर स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गया। दूसरा नंबर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। हो गया ना? अब ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है? जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है उसमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री नहीं चेंज होती है, अर्थात यौगिक की स्टाइकियोमेट्री नहीं बदलती है। स्टाइकियोमेट्री क्या है? किसी भी पदार्थ में घटक कणों की संख्या के अनुपात को उनकी स्टाइकियोमेट्री कहते हैं, जो उनके अणुसूत्र से प्रदर्शित की जाती है, या कहें तो सरलतम सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। जैसे हम प्रदर्शित करें सूत्र एक NaCl प्रदर्शित करें, इसमें Na और Cl की संख्या का अनुपात निकालो तो कितना कितना है? 1:1 का है, देख रहे हो ना? अर्थात जितना Na उतना Cl रहेगा ना। 10 Na तो 10 Cl, 20 Na तो 20 Cl। इस प्रकार से इसकी स्टाइकियोमेट्री होगी। तो ये इसका स्टाइकियोमेट्री है 1:1। तो अब सोचो, हमने एक ठोस लिया, उस ठोस में 10 Na था और 10 Cl था, तब भी तो अनुपात 1:1 का रहा था, तभी स्टाइकियोमेट्री 1:1 की है। हम एक काम करें, एक सोडियम निकाल दें, क्योंकि इसमें परिभाषा ही यही है बिंदु दोष की, कि घटक कणों को अपना स्थान छोड़ने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है? तो हमने मान लिया कि एक सोडियम अपना स्थान छोड़ के भाग गया। कितने सोडियम हमारे पास अब बचे? 9 सोडियम। तो अभी हमारे पास Cl तो 10 ही है, तो क्या अनुपात अब 1:1 का रहेगा? नहीं रहेगा, 9:10 हो गया। तो हमने कह दिया कि स्टाइकियोमेट्री बदल गई, तब ये स्टाइकियोमेट्री दोष हो ही नहीं सकता है। इसको स्टाइकियोमेट्रिक दोष करने के लिए एन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी अनुपात 1:1 ही रखना है। कैसे रख सकते हैं? अगर हमने एक सोडियम निकाल दिया तो इस अनुपात को 1:1 कैसे रख सकते हैं? एक इसको हटा दें, क्या हो जाएगा? 9 Cl इसको भी कर दे, तो 9 हो गया, अर्थात 1:1 आ गया ना। तो ये प्रकार से स्टाइकियोमेट्रिक समान रही, तो ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष हुआ। तो क्या हुआ? एक धनायन निकला तो एक ऋणायन भी निकल गया, अर्थात जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे। तो ये प्रकार का हमारा एक दोष हो गया। दूसरा कैसे हो सकता है? ये जो 10 Cl था, इसको 10 Cl ही रहने दो, कोई एक दूसरा धनायन ला दो, यहां पे कोई एक दूसरा धनायन ला दो, जैसे 1 K+ ला दो और इसको 10 Cl ही रहने दो, तब भी तो कुल मिला के धनायन 9 1 10 हो गए ना, 10 हो गए। और 10:10 अभी भी कितना हो गया? 1:1। ठीक है?
तो इसमें क्या हुआ, दो प्रकार मिल गए। एक में क्या हुआ कि एक धनायन निकला तो एक ऋणायन भी निकल गया, उसे कहते हैं साटकी दोष। दूसरे में क्या हुआ कि एक निकला, उसकी जगह पे कोई दूसरा धनायन आ गया, या ऐसा हुआ कि निकला तो लेकिन कहीं बाहर नहीं गया, अर्थात जो सोडियम निकला वो कहीं बाहर नहीं गया, उसी में अंतराकाशीय स्थान में चला गया। जैसे यहां पे देखो गया था ना, उसके अंतराकाशीय स्थान में वो दूसरा प्रकार हो गया। यहां पे कोई धनायन आ गया, ये अलग प्रकार हो गया। तो अब यहां भी हमको चार प्रकार पढ़ने, चार प्रकार। अब कैसे कैसे होगा इसको देखते जाओ। लिखो, पहली हेडिंग लिखो स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, अभी दोनों नाम लिखे हो? हाँ, तो पहली हेडिंग लिखो स्टाइकियोमेट्रिक दोष। लिखो, क्योंकि हो गया, किसी ठोस की स्टाइकियोमेट्री, किसी ठोस की स्टाइकियोमेट्री उस ठोस में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करती है। धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करती है। धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करती है। हो गया। अतः स्टाइकियोमेट्रिक दोष वे दोष होते हैं, अतः स्टाइकियोमेट्रिक दोष वे दोष होते हैं जिनमें क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री नहीं बदलती है। क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री नहीं बदलती है। क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री नहीं बदलती है। क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री नहीं बदलती है, अर्थात दोष उत्पन्न होने के बाद भी दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात
क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री के बराबर होता है। संख्या का अनुपात क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री के बराबर होता है, बराबर होता है। हो गया? कोष्ठक में लिख देना जो उस यौगिक के सरलतम सूत्र में प्रदर्शित होता है, जो उस यौगिक के सरलतम सूत्र में प्रदर्शित होता है। हो गया? जो उस यौगिक के सरलतम सूत्र में प्रदर्शित होता है, ये ध्यान में रखना है। तो अब इसके बारे में विस्तार हम लोग कल पढ़ेंगे। नीचे लिख लो, यह दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यह दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यह दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला नंबर साटकी दोष, दूसरा नंबर फ्रैंकिल दोष। साटकी दोष, दूसरा नंबर फ्रैंकिल दोष। तो पहले वाले में क्या होगा, एक धनायन भी निकल जाएगा, एक ऋणायन भी निकल जाएगा, तो अनुपात वही रहेगा। दूसरा फ्रैंकिल दोष कब होता है कि धनायन निकलेगा तो अपने स्थान से, लेकिन बाहर नहीं जाएगा, उसी क्रिस्टल के अंदर जो खाली स्थान होते हैं उसमें चला जाएगा। जैसे हमने सभी प्रकार की पैकिंग में देखा, कुछ न कुछ खाली स्थान अवश्य थे, उसी खाली स्थान में चला जाता है। उस खाली स्थान में जाने के कारण भी दोष उत्पन्न हो जाता है, इसे फ्रैंकिल दोष कहते हैं। नाम इसलिए इनका साटकी और फ्रैंकिल पड़ा क्योंकि इसे साटकी ने बताया था, इसे फ्रैंकिल ने बताया था। ठीक है, तो नाम के आधार पर इस दोष का नाम भी दे दिए। इसका विस्तार कल होगा।